तो पैरा संख्या 140 तक हम लोगों ने बात की थी। उसमें कह रहा था कि व्हेनेवर द पुलिस ऑफिसर सेंड ए पर्सन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो क्या करेगा, लिख कर भेजेगा। क्यों भेज रहा है, क्या जानना चाहता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन, हथियार किनसे ये घाव पहुंच सकता है, ताकि ये जाना जा सके कि जो कुछ एफआईआर में कहा गया वो कितना सच है। क्योंकि अगर कोई घाव उपहत के शरीर पर पाया गया है और उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो धारदार हथियार इसी से आएगा, और जो इन्फॉर्मेंट है वो कहता है कि लाठी डंडों से मारा, तो सवाल ये कि प्राइमा फेसी उसकी बात झूठ प्रतीत होती है। हालांकि ये कोई कॉन्क्लूसिव निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लाठी डंडों से मारा, गिर गया, नीचे कांच पड़ी हुई थी, कट गया, तो इनफैक्ट मारा तो लाठी डंडों से ही है। लेकिन जो घाव उपहत के शरीर पर मिला है वो धारदार हथियार से आएगा, ऐसा मेडिकल करने वाला डॉक्टर ये कहेगा। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन की एक दिशा ये तो तय होती ही है। दैट इज वाई इन पैरा नंबर 140 it has been write down that when a police officer sends for a person for examination by a medical officer, he should clearly explain the object of such examination. Unless for special reason, explanation appears undesirable. ठीक है, या तो स्थितियां ऐसी हो कि उस प्रकार का एक्सप्लेनेशन देना अनावश्यक लगता हो, तब बात अलग है। अदरवाइज जब भी किसी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा तब आप अपना उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, क्यों चाहते हैं। टाइमिंग चोट की वो भी निर्धारित होती है। अगर ताजा ब्लड ये प्रेजेंट है, इसका मतलब 2-4 घंटे पहले ही चोट लगी है, तो कई चीजें कार्बोरेट हो सकती हैं। और हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में देखा भी है कि जो चिकित्सीय साक्षी हैं वे विज्ञान संबंधी बातों पर साक्ष्य देने वाले माने जाएंगे, और उनके साक्ष्य का साक्षिक मूल्य संपोषक साक्ष्य के तौर पर है। ठीक है, वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की बात के आधार पर किसी को सजा हो जाए, ये कोई दोष मुक्त हो जाए। हाँ, ये ठीक है कि परिस्थितियों में इस संपोषक साक्ष्य का मूल्य ऐसा भी हो सकता है कि उसके आधार पर दोष मुक्ति और दोष सिद्धि कर दी जाए, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये संपोषक तरीके का साक्ष्य है। हालांकि जनता में बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, उन्हें यही लगता है कि डॉक्टर साहब जो कह देंगे बस वही एब्सोल्यूट मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्णय करने का, न्याय करने का हक न्यायालय का है, और ये न्यायालय से कोई नहीं ले सकता, न न्यायालय किसी को दे सकता है। दोनों ही बातें हैं, न ले सकता है न दिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे कि मामले में क्या हुआ होगा, वो तो तथ्य के साक्षी जो कुछ बताएंगे आकर उसके आधार पर न्यायाधीश को ही तय करना है। आपसे जो पूछा जाए सिर्फ उतना बताइए। तो इसलिए यहां पर 140 पैरा में लिखा है कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर किसी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा तो क्लियरली ये लिखेगा क्यों चाहता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि सुविधापूर्वक उसे सिर्फ वही बताया जा सके जो वो जानना चाहता है। अदरवाइज वो जानना कुछ चाहता, हम कुछ बताएंगे, फिर वो हमारे पास भेजे, तो अननेसेसरी पत्राचार बढ़े, या हो सकता है वो उपहत के शरीर का निरीक्षण
उस दृष्टिकोण से करे ही ना जिस दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपेक्षा कर रहा है उपाहत के शरीर के निरीक्षण का। और जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोबारा उससे अपेक्षा करे तब तक वे चिन्ह मिट चुके हों। तो इसलिए पहली बार में ही जब तक अनावश्यक न हो तब तक आप किस उद्देश्य से व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण चाहते हैं ये आप लिखकर भेजेंगे। ये 140 पैरा था। 141 कहता द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल करस्पॉन्ड डायरेक्ट विद द सिविल सर्जन व्हेन सेंडिंग एन आर्टिकल और सबस्टेंस टू हिम फॉर एग्जामिनेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किसी के माध्यम से उन आर्टिकल्स को सिविल सर्जन के पास भेजे जिन आर्टिकल्स का परीक्षण वो अपराध के अन्वेषण के दृष्टिकोण से चाहता है। क्योंकि जो कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा पीछे के पैराज में घटना स्थल से कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग इफ ही इज गोइंग टू इंस्पेक्ट द प्लेस ऑफ अकरेंस देन व्हाट शुड बी कलेक्टेड बाय हिम। ठीक है, इफ ही इज डीलिंग विद ए केस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन देन व्हाट फीचर शुड बी नोटेड बाय हिम। ठीक है, और उसे क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या कलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर आई हैं। अब इन आर्टिकल्स का अपराध के अन्वेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर केमिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन ये आवश्यक है तो एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीधे उसे भेज देता है। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जैसी भी स्थिति हो, विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं यहां लखनऊ में, मुरादाबाद में, आगरा में 3 तो बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार कह रही कि हम और भी बनाएंगे, प्रत्येक जिले पर स्थापित करेंगे। लेकिन कई बार वे आर्टिकल्स तत्काल भेजे नहीं जाते हैं और जो मालखाना है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होता है उसमें जमा कर दिए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो मालखाना है आगे आ जाएगा, उसका सुपरविजन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां से किसी चीज को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो प्लेस ऑफ अकरेंस से कलेक्ट हुई थी या आईओ के द्वारा उसे ला कर दी गई थी, उसे भेजना चाहता तो आईओ अपने अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है, उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से जिनके माध्यम से वो अपनी रिपोर्ट्स भेजता है, अर्थात वो ऑफिसर जो नियुक्त है 158 सीआरपीसी में या 178 बीएनएसएस में, जिसे सर्किल इंस्पेक्टर इस नाम से जानते हैं, ये सीओ के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से भेजता है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे भेज सकता है। लिखा है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल करस्पॉन्ड डायरेक्ट विद द सिविल सर्जन व्हेन सेंडिंग एन आर्टिकल और सबस्टेंस टू हिम फॉर एग्जामिनेशन। अच्छा, फिर कहता है ऑल सबस्टेंसेस और आर्टिकल करेक्टेड विद द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which may be required as evidence at a trial should be sent with an invoice by the investigating officer to the public prosecutor. Shall with an invoice by the investigating officer to the public prosecutor shall sign the invoice to show that he has received the parcel and shall make an entry for it in his register. The invoice should show the name of the constable who has brought the sealed cover. The labels attached to exhibit, which may subsequently be sent for blood analysis, should be pasted to the exhibit with floor paste and not with gum. यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर whatever will be collected from the place of occurrence
वो सील्ड कवर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेज देगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक इनवॉइस साइन करके देगा, तो रसीद जो इस बात का सबूत रहेगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो सारी चीजें दे दी गई हैं। रजिस्टर में एंट्री करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस सिपाही का नाम लिखा रहेगा इनवॉइस पर जिसने उसे ला कर दी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सील्ड कवर होगा, इसके अगर आगे केमिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है तो चूंकि ये जो सील्ड कवर है इसके अंदर जो कुछ रखा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदर्श, एग्जिबिट, क्योंकि न्यायालय के समक्ष वो प्रदर्शित किया जाएगा, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का एक विशेष नाम रख दिया गया है एग्जिबिट, क्योंकि उसकी एग्जीबिशन की जाएगी न्यायालय के समक्ष कि यह बरामद हुआ था, इस पर यह ब्लड स्टेंस है या अमुक धब्बा है इस पर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट वहां से लिया गया है उस पर लेबलिंग की जाएगी, ठीक है। कचहरी भाषा में इसे कहते हैं चिटबंदी किया जाना, ठीक है। जो कुछ रस्सी बरामद हुई तो एक सील्ड पैक सील किया जाएगा उसे, उसके ऊपर चिट लगाई जाती है कि मुकदमा अपराध संख्या सच एंड सच, थाना सच एंड सच, ठीक है। इसके अंदर एक रस्सी का टुकड़ा है, उस रस्सी के टुकड़े की पहचान की चीजें लिखी जाती हैं कि वो इतना लंबाई का है, उसमें गांठें लगी हुई हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि डिफेंस तो कहेगा ये रस्सी तुमने खरीद के, ठीक है, रख दी है, तो सारी चीजें उस पर लिखी रहती हैं। अब रस्सी तो अंदर है, ऊपर से सील्ड कवर है, तो उसके ऊपर ये चिट लगाई जाती, लेबलिंग की जाती। और लेबलिंग काहे से की जाएगी, वो कह रहा गम से नहीं की जाएगी, गोंद से नहीं करेंगे हम, फ्लोर पेस्ट, फ्लोर माने क्या होता है, आटा, पेस्ट माने क्या है, पेस्ट बना लेना, जिसे ले ही कहते हो, ठीक है, वो छुटती नहीं जल्दी जल्दी, इसलिए उन्होंने कहा कि फ्लोर पेस्ट एंड नॉट द गम, नॉट विद गम, गोंद से नहीं करेंगे हम। इफ नो मेडिकल और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल केप्ट इट अंटिल इट इज वांटेड फॉर प्रोडक्शन इन द कोर्ट। अगर आपने तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने सारी चीजें भेज दी, किसके पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास, और 140 के मुताबिक वो इंपावर्ड है कि अगर भेजा जाना है एफएसएल को, यानी सिविल सर्जन या केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो सीधे भेज देगा वो, उसे किसी की जरूरत नहीं है। 142 पैरा 1 के मुताबिक उसने इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को इनवॉइस साइन करके दे दी, लेबलिंग की जाएगी, सारी चीजें 142 में आई गई। अब यह भी हो सकता है कि घटनास्थल से जो कुछ बरामद हुआ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या केमिकल एग्जामिनेशन की जरूरत ही ना हो, ठीक है भाई, कोई जरूरी थोड़ा ही कि होगी ही। रस्सी बरामद हुई, उस पर फांसी लगाई गई थी, उसका कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, क्या केमिकल एग्जामिनेशन करोगे, बट दैट इज एविडेंस, क्योंकि डिफेंस तो कहेगा कि वो रस्सी कहां है जिससे फांसी लगाई थी, ठीक है। तो दैट विल बी केप्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर until that will be produced as evidence in trial before court, तब तक वो रहेगी कहां, ठीक है। तो नो डाउट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट rope, but that must be held by someone, ठीक है ना। So that will be held by public prosecutor in the meantime, ठीक है, until that is proved before the court as evidence, ठीक है। In the meantime that will be held by the public prosecutor, ये यहां पर लिखा है। And if there is need, ठीक है, and if there is a need for the chemical examination or
medical examination, then he will send directly to the civil surgeon. ठीक है, that matter or that material in regard of which the medical examination is required. अब जो सिविल सर्जन है डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस के लिए नहीं भेजेगा, वो सिविल सर्जन को भेजेगा। अब सिविल सर्जन देखेगा, उसने सील खोली। अब दो निर्णय हो सकते हैं। एक, जो कुछ मटेरियल अंदर से निकला है इसका एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हुई। और अगर हम सक्षम हैं इसका एनालिसिस करने में तो हम एनालिसिस करेंगे। और जो मटेरियल निकला है वो ऑफेंसिव मटेरियल हो सकता है। ऑफेंसिव मतलब जो आपको खराब लगता है, ठीक है, वो मटेरियल भी हो सकता है। जैसे उसने कहा कि वॉशिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, वोमिट मटेरियल, ऐसा मटेरियल भी हो। अगर ऐसा है और मेडिकल एग्जामिनर यानी सिविल सर्जन को ऐसा लगता है कि हम एनालिसिस करने में सक्षम हैं, तो वो एनालिसिस करेगा और ये ऑफेंसिव मटेरियल वापस नहीं भेजेगा, सिर्फ अपनी रिपोर्ट भेजेगा। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। एंड द रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है, इन द ट्रायल, एंड दैट विल बी रीड बाय द कोर्ट as the evidence without proving that formally, meaning thereby in that process which is given in section 67 of the Indian Evidence Act, ठीक है ना। उसे 293 तो है कतिपय सरकारी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सीआरपीसी में, ठीक है। तो सीआरपीसी की धारा 293 के मुताबिक उसे एविडेंस के तौर पर पढ़ा जाएगा। जबकि सामान्य तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप जिसके द्वारा उस डॉक्यूमेंट की रचना होना कहते हैं उसी ने उसको रचा है। यह धारा 67 एविडेंस एक्ट की आवश्यकता है, ठीक है। यानी फॉर्मली आपको प्रूव करना पड़ेगा प्रत्येक डॉक्यूमेंट को जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि यह डॉक्यूमेंट उसी ने तैयार किया है जिसके द्वारा तैयार किया जाना आप बताते हो। लेकिन कतिपय सरकारी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, टकसाल के अधिकारी, ठीक है, आदि आदि, वो 293 सीआरपीसी के मुताबिक फॉर्मली प्रूव किए बिना, आपको याद होगा 291 से लेकर 298 तक, बल्कि 298 तक कुछ तथ्य दिए गए थे जिनको औपचारिक तौर पर साबित करना जरूरी नहीं था, ठीक है। औपचारिक तरीके से मीनिंग देर भाई, उन्हें साबित करने का जो तरीका भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है उस तरीके से साबित किया जाना जरूरी नहीं था। आप साबित कर दो वो बात अलग है, जरूरी नहीं था। हां, वहां यह भी लिखा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि इस पर्टिकुलर मामले में औपचारिक तरीके से साबित होना चाहिए, देन ही में सम्मन, ठीक है, टू दैट पर्सन हु हैज मेड दैट रिपोर्ट, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनर ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा भेजा गया आर्टिकल या सील्ड कप पैकेट खोला है एंड ही फाइंड्स देयर इज नो ऑफेंसिव मटेरियल, ठीक है। ऑफेंसिव मटेरियल मतलब जिसे देख के आप में घृणा पैदा होती हो, जो आप पर बुरा प्रभाव डालता हो, क्योंकि शब्द का अर्थ इन रेफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। जो संदर्भ होता है उसके रेफरेंस में शब्द को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहां ऑफेंसिव का मतलब यह नहीं जो तुम पर आक्रमण कर रहा है,
ठीक है, यहां पर ऑफेंसिव का मतलब यह होगा कि जिस सबस्टेंस को तुम पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप पसंद न किए जाने के बाद भी आपके समक्ष है, तो वो आप पर आक्रमण जैसा ही कर रहा है, इसलिए कह रहा ऑफेंसिव मटेरियल अगर है, लाइक वॉशिंग ऑफ द स्टमक और वोमिट मटेरियल, ठीक है, देन मेडिकल एग्जामिनर will analyze that, ठीक है, and offensive material will not be returned to the court, only report will be presented, ठीक है, but if there is no offensive material, होता है गोली मारी गई, शर्ट में खून लगा था, ठीक है, उस शर्ट को भेज दिया गया, तो रिपोर्ट और शर्ट दोनों वापस आती है, और शर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है, तो इफ देयर इज नो ऑफेंसिव मटेरियल, देन द आर्टिकल्स विच वर प्रेजेंट इन द सील्ड कवर, ठीक है, एंड रिपोर्ट बोथ विल बी सेंट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विच लेटर विल बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है ना, whenever that will be required by the court, ठीक है, न्यायालय जब अपेक्षा करेगा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, तो वो प्रस्तुत की जाएंगे, ठीक है, तो न्यायालय अपेक्षा कैसे करता है, सम्मन करके, साक्षी को सम्मन करेगा और उसमें सम्मन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर से जारी हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो कुछ रिक्वायर हुआ है वो सब उसने मंगाया है, कोर्ट ने माना, यही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यह भी हो सकता है सील्ड कवर खोला सिविल सर्जन ने या मेडिकल एग्जामिनर ने, और उसे लगा इसके तो केमिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, बिना केमिकल एग्जामिनेशन के इसमें कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, ठीक है, यह सीरोलॉजिस्ट यानी जो खून का विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा अन्वेषण की जरूरत है, उसके द्वारा एग्जामिनेशन की जरूरत है। अब सिविल सर्जन वो तो है नहीं, मेडिकल एग्जामिनर वो तो है नहीं, और पैकेट हम खोल चुके हैं, ठीक है, आ मेरे पास गया, तो ये सेक्शन कहता है कि सिविल सर्जन विल करस्पॉन्ड विद द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट से अनुमति मांगेगा कि इसके केमिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, आप अनुमति दें तो हम भेज दें, और जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं आएगी तब तक वही उसका कस्टोडियन होगा, वही उसका गार्जियन होगा, वो उसे अपने पास रखेगा, और कोर्ट का लेटर आते ही वो केमिकल एग्जामिनर या उनके पास भेज दिया जाएगा, और फिर वही प्रोसेस, ठीक है, ऑफेंसिव मटेरियल होगा तो रिपोर्ट, अदरवाइज दोनों चीजें न्यायालय में प्रस्तुत की जाएंगी, न्यायालय जब अपेक्षा करेगा। न्यायालय यह भी कह सकता है कि केमिकल एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मटेरियल एज सच वापस कर दिया जाएगा। ये आपका यहां लिखा हुआ है, कहता है ये सबसेक्शन 2 142 का देखें, इफ नो मेडिकल और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आर्टिकल इज रिक्वायर्ड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल कीप इट until it is wanted for production in court, वो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, अगर जरूरत ही नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, अपने पास रखा रहेगा, जब न्यायालय कहेगा हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, कर देगा। इफ एग्जामिनेशन बाय द सिविल सर्जन और केमिकल एग्जामिनर appears to be necessary, ठीक है, appear to be necessary, the public prosecutor shall send it to the civil surgeon with a letter requesting him to examine it, ठीक है, अगर appear होता है, ऐसा प्रतीत होता है, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि मेडिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, then with a letter of request he will send all materials to the person concerned, ठीक है, कहता
to examine it. The civil surgeon must be informed of the details of the case, as a full medico-legal history must accompany article sent to the chemical examiner or impartial serologist. ठीक है, आप तीनों को में से किसी को भी भेज रहे हैं, चाहे मेडिकल एग्जामिनर को भेज रहे हैं, चाहे केमिकल एग्जामिनर को भेज रहे हैं, चाहे सीरोलॉजिस्ट को भेज रहे हैं, लेकिन एक मेडिको लीगल हिस्ट्री होनी चाहिए कि साहब पॉइजन का केस है, ऐसे से मिला है, इंफॉर्मेंट का ये कहना है, तभी तो वो अपनी अन्वेषण की या इंक्वायरी की दिशा आपके लिए उपयोगी ढंग की रख पाएगा। अन्यथा आप कुछ जानना चाहते हैं, वो कुछ बताएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लेटर उसके साथ जाएगा। He must also be informed if blood group tests are required. अगर मुकदमे में है, आप ब्लड ग्रुप ये भी जानना चाहते हैं, तो ये आप लिखकर भेजेंगे कि हम इसका ब्लड ग्रुप भी जानना चाहते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप आर रिक्वायर्ड, देयर मस्ट नॉट बी आस्क्ड फॉर अनलेस रियली इसेंशियल टू द केस। ऐसा नहीं कि आपने कहा चलो सब पता कर लेते हैं, जो काम आएगा वो काम कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। नहीं, वो लोग भी व्यस्त लोग हैं, इसलिए आप ये बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं, और जो इसेंशियल हो वही जाने। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल नोट इन हिज रजिस्टर द एजेंसी बाय विच द पार्सल इज सेंट एंड शैल ऑब्टेन द सिविल सर्जन रेसिप्ट फॉर इट। सिविल सर्जन वो सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चूंकि भेज रहा है, तो रजिस्टर में उसने एंट्री की थी जब उसे मिला था। अब रजिस्टर में एंट्री करनी होगी कि उसने भेजा है, और वहां जो रिसीविंग आएगी, सिविल सर्जन, केमिकल एग्जामिनर या सीरोलॉजिस्ट जिसके पास भी उसने भेजा है, उसकी जो रसीद आएगी वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे आप, क्योंकि आप तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। कल ये सवाल उठेगा कि कहां गई वो चीजें, वो कह देंगे हमें नहीं मिली, ये कह देंगे हमने भेजी थी, ले हो गया। तो जिम्मेदारी ये तय हो, इसके लिए आप रिसीव करेंगे, और अगर आपने भेजा है वो रिसिप्ट देंगे, ये सब एंट्री होगी। ऑन रिसीविंग द पार्सल, अब जब पार्सल रिसीव होगा, द सिविल सर्जन विल ओपन इट एंड इंस्पेक्ट द कंटेंट्स। प्रथमतः निरीक्षण ही करेगा, और निरीक्षण पर दो बातें हो सकती हैं, मेरे द्वारा परीक्षण योग्य, मेरे द्वारा परीक्षण योग्य नहीं है। तो कहता है इफ ही फाइंड्स दैट ही कैन एग्जामिन देम ही विल डू सो। अगर उसे लगता है कि हमें करना चाहिए, करेगा। एंड अनलेस दे कंसिस्ट ऑफ ऑफेंसिव मैटर सच एज स्टमक वॉशिंग, वॉमिट और विसरा, he will return them with the report of his examination to the public prosecutor. ठीक है, who will produce the report and contents of the parcel. ठीक है, जब तक कि उसमें ऑफेंसिव मटेरियल नहीं है। ऑफेंसिव मटेरियल उसने बता दिया कौन कौन सा है, वोमिट, स्टमक वॉश और विसरा। विसरा पॉइजनिंग के केस में संकलित करता है पोस्टमार्टम करने वाला, और विसरे में क्या होता है, ये नाखून, ठीक है, लीवर का कुछ हिस्सा, शरीर के वे हिस्से जिनमें जहर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, उनके टुकड़े संग्रहित कर लिए जाते हैं और वो भेजा जाता है। उससे पता लगता है कि कौन सा जहर था। ठीक है, लेकिन इतना ही पता लगेगा कौन सा जहर था। मृतक के शरीर में वो कैसे पहुंचा, ये तथ्य के साक्षी बताएंगे। उसने खुद कंज्यूम किया, किसी ने जबरदस्ती दिया, क्या हुआ, तो तथ्य के साक्षी बताएंगे। लेकिन विसरा, अब क्योंकि वो बॉडी के पार्ट है, तो एक समय के बाद उनमें सड़न पैदा ही होनी है। ठीक है, तो ऑफेंसिव मटेरियल बन जाता है। ऐसी दशा में सिर्फ रिपोर्ट आएगी, और अगर ऑफेंसिव मटेरियल नहीं है तो मटेरियल और रिपोर्ट दोनों चीजें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वापस आ जाएंगी। कहता है, हु विल प्रोड्यूस द रिपोर्ट एंड द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल इफ रिटर्न व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू डू सो। ठीक है, इफ द कंटेंट्स आर ऑफ सच नेचर
that chemical examination appears desirable. ठीक है भाई, ये भी तो हो सकता है, जब पैकेट खोला गया तो सिविल सर्जन को ये लगा निरीक्षण करने कि मेरे द्वारा नहीं, केमिकल एग्जामिनर के द्वारा इसका एनालिसिस होना चाहिए. द सिविल सर्जन शैल इन्फॉर्म द कोर्ट टू दैट इफेक्ट एंड रिटर्न द कंटेंट्स अंटिल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट आर रिसीव्ड. थोड़ा पिछली बात में संशोधन कर लेंगे, वो पैकेट को ही वापस भेज देगा. ठीक है, जब तक कोर्ट के, हमने पहले कह दिया कि अपने आप होल्ड किए रहेगा, नहीं, उसने कहा कि द सिविल सर्जन शैल इन्फॉर्म द कोर्ट टू दैट इफेक्ट एंड रिटर्न द कंटेंट्स अंटिल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट आर रिसीव्ड. जब तक न्यायालय के आदेश प्राप्त ना हो जाए तब तक वो सारी चीजों को वापस कर देगा. ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट requiring him to send the contents to the chemical examiner, the civil surgeon shall proceed as laid down in chapter 15 of the medical manual. जो मेडिकल मैनुअल होगा, अगर कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त हो गए तो उनके मुताबिक वो आगे केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देगा. If the court intimates that it does not consider the examination by the chemical examiner necessary, the civil surgeon shall return the content of the parcel to the court for disposal, obtaining a receipt for it from the court. अगर कोर्ट कहता है कि हमें जरूरत ही नहीं है केमिकल एग्जामिनेशन की, तो कोर्ट को सारी चीजें वापस भेज देगा और कोर्ट से एक रसीद प्राप्त कर लेगा. ठीक है. द सिविल सर्जन शैल बी द कस्टोडियन ऑफ सब्सटेंसेस of an offensive nature as long as the medical analysis is under consideration. Once the analysis has been made and the report and the substances have been presented in court, the police should take charge of the exhibits which should be kept in malkhana. जब सिविल सर्जन ऑफेंसिव मटेरियल का भी तो वो एनालिसिस कर सकता है, तो जब तक वो ऑफेंसिव मटेरियल का एनालिसिस कर रहा है तब तक वही उसका कस्टोडियन है. और उसके बाद रिपोर्ट, और अगर मटेरियल वापस कर रहा है तो मटेरियल, और अगर ऑफेंसिव है तो वापस नहीं भी करेगा. ठीक है, वो सारी चीजें वापस कर देगा और वो चीजें न्यायालय में प्रस्तुत की जाएंगी और न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद फेंक नहीं दी जाएंगी. कह रहा है विच शुड बी केप्ट इन मालखाना. कहां रख दी जाएंगी? मालखाने में. और जब न्यायालय के निर्णय पढ़ेंगे आप, उसमें ये लिखा होता है कि सभी प्रदर्श और सभी वस्तु प्रदर्श तब तक सुरक्षित रखे जाएं जब तक इस मामले में कोई अपील प्रस्तुत न हो जाए. ठीक है ना. और यदि अपील का समय निकल जाए तो वो नष्ट किए जाएं, अन्यथा अपील न्यायालय के आदेशों के अधीन वो सुरक्षित रखे जाएं. क्योंकि वहां अपील में भी तो ये सवाल उठ सकता है, सब झूठ किया नीचे, सब गलत है, दोबारा मंगो तो दोबारा वो आएंगे कहां से. ठीक है, तो वो मालखाने में रखे जाते हैं, ताजिंदगी नहीं रखे रहेंगे. उनके नष्ट करने की भी एक प्रक्रिया है, वो नष्ट भी किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये आपका मालखाने में रख दिए जाएंगे. ठीक है. अब 143 घायल व्यक्ति, इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अभी क्या पोस्टमार्टम आर्टिकल्स, ठीक है, जो घटनास्थल से बरामद हुए. अब घायल व्यक्ति, इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसे कैसे भेजा जाएगा, ये बात 143 में बता रहा है. तो घायल व्यक्तियों के संबंध में भी वो वही बात कह रहा है कि आप क्या करेंगे, एक लेटर तैयार करेंगे. जो पुलिस फॉर्म नंबर कितना है 34, जो 34A दोनों ही है. हालांकि 34 का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि 34 के लिए वो यही कह रहा है कि आप जहां घायल व्यक्ति को भेज रहे हैं वहां अगर अंग्रेज मेडिकल अफसर बैठा है तो आप फॉर्म नंबर 34 भेजेंगे और अंग्रेजी में भर के भेजेंगे, अदरवाइज 34A ये भरा जाएगा और सेम स्थिति वही रहेगी.
कि जो अपेंडिक्स फिफ्थ है, अगर उस स्थान का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, बल्कि आप कहां भेजेंगे, जहां अपेंडिक्स 5 में भेजा जाना अपेक्षित किया गया है, वहां भेजेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, निकटस्थ जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां भेजेंगे, और वहां जो मेडिकल अफसर है वो एग्जामिनेशन करेगी। एग्जामिनेशन में दो ही चीजें पा सकता है, या तो चोटें गंभीर है और ये चोटें गंभीर नहीं है। चोटें गंभीर है तो भी स्थिति यह हो सकती है कि जो उपहत है वो लंबी यात्रा करने में समर्थ हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे भेज देगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट एड देकर, और चोटें गंभीर नहीं है तो अपने आप ही कर देगा। और अगर चोटें गंभीर है, वो चल भी नहीं सकता, तो भी भेजना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यही 143 में बता रहा है, वुंडेड पर्सन शैल बी कन्वेड टू हेडक्वार्टर्स, जो घायल व्यक्ति, उपहत व्यक्ति, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, ठीक है। और इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स टू द प्लेसेस मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 5, ठीक है। जो कुछ जिले हैं जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं भेजेंगे, बल्कि अपेंडिक्स 5 जिन स्थानों पर भेजा जाना बता रही है वहां भेजेंगे। तो हमने आपसे चर्चा की थी कि अपेंडिक्स 5 में जितने स्थान मेंशन है वो उनमें से अधिकतर तो उत्तराखंड में है। खुटार और थेरामूत्री 2 थाने ऐसे जरूर हैं जिनके संबंध में गोला लिखा हुआ है, ठीक है। तो वुंडेड पर्सन आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजने के बजाय गोला भेज देंगे। सेरामूत्री या पीलीभीत में, तो सेरामूत्री से पीलीभीत नहीं भेजेंगे बल्कि गोला भेज देंगे। खुटार की भी यही स्थिति रहेगी। अच्छा, इफ देयर इंजरीज आर वेरी सीवियर और डेंजरस and they are able to bear the journey, otherwise they may be sent to a mufassal dispensary if there is one nearer, ठीक है। कहता है कि सामान्य तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजे जाएंगे सीरियस इंजर्ड, और अपेंडिक्स 5 में मेंशन जिलों में जहां बताया गया वहां भेजे जाएंगे। यदि, ठीक है, यदि क्या है, चोटें गंभीर हैं और वो यात्रा करने के लिए सक्षम है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, वहीं भेज दीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे, मीनिंग भाई थाने वाले ही वहां भेज देंगे, ठीक है। कहता है वुंडेड पर्सन शैल बी कन्वेड टू हेडक्वार्टर्स और इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन द प्लेसेस मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 5 इफ देयर इंजरीज आर वेरी सीवियर और डेंजरस एंड दे आर एबल टू बियर द जर्नी। ये पुलिस के लिए निर्देश है, अभी मेडिकल करने वाले व्यक्ति की तो बात ही नहीं आई है। Otherwise, they may be sent to a mufassal dispensary if there is one nearer. यानी चोटें बहुत गंभीर नहीं तो भी, और वो यात्रा करने की स्थिति में ही नहीं है तो भी, यहां कह रहे हैं मुफस्सल डिस्पेंसरी, और अब वो पीएससी कही जाएगी। भाई अब तो पीएससी और सीएससी ये बने हुए हैं, तो पीएससी वहां भेज दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इफ द वुंडेड पर्सन इज सेंट टू द हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट or to a place where there is an English officer, form number 34 will be prepared there. Otherwise, form number 34A will be prepared by the officer in charge of the station. ठीक है, इस फॉर्म नंबर 34 को या 34A को कचहरी की भाषा में चिट्ठी मजरूबी कहा जाता है, ठीक है। पूछते हैं वो लोग डिफेंस के कि चिट्ठी मजरूबी दी गई थी तुम्हें थाने से या नहीं दी गई थी, कैसे पता लगेगा, पुलिस मेडिकल करा रही है, ठीक है। वो ये भी पूछते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस मान लीजिए कि बहुत गंभीर घायल था, तो वो ये दर्शित करने के लिए बहुत गंभीर घायल नहीं था, वो कहते हैं कि अच्छा जलालाबाद में गोली लगी थी तो जलालाबाद पीएससी क्यों नहीं गए, क्योंकि यहां लिखा है कि अगर
बहुत गंभीर है और चलने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मुफस्सिल डिस्पेंसरी भेजा जाएगा। गंभीर है और चलने की स्थिति में है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजेंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये गंभीर था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गंभीर नहीं भी है तो भी मुफस्सिल डिस्पेंसरी भेजे जाने की व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें वो उठाते हैं और यहां से एक फॉर्म नंबर 34 या 34A, अब 34 की तो जरूरत नहीं बची क्योंकि इंग्लिश ऑफिसर अब होगा नहीं, तो 34A ही भरा जाता है। इन लार्ज टाउन्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुड प्रेस्क्राइब द रूट टू बी फॉलोड व्हेन ए कार्पस इज टेकन टू द मॉर्चरी। A copy of these orders should be kept at every police station in the district. एसपी साहब लाशों को मोर्चरी तक लाने के लिए रास्ता भी निर्धारित कर देंगे और जिस आदेश से वो रास्ता निर्धारित करेंगे वो जिले के सभी थानों में अवेलेबल रहेगा। उसी रास्ते से था, ठीक है, लाश लाई जाएगी, अन्यथा पैसे ले लेंगे, ठीक है, और फरुखाबाद घुमा के शाहजहांपुर ले आएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। तब तक जो एग्जामिनेशन से हासिल हो सकता था वो हासिल हो गई नहीं, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा नो, द रूट ऑफ कार्पस विल बी डिटरमाइंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड बाय विच ऑर्डर दैट विल बी डिटरमाइंड, दैट ऑर्डर विल बी अवेलेबल एट एवरी पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये रहेगा 143 है। When a medico legal case is brought by the police to an outlying dispensary, मेडिको लीगल मीनिंग thereby, ऐसा मामला नहीं है जिससे कानून को कोई ताल्लुक नहीं है। आप गिरे और घायल हो गए, मेडिको लीगल थोड़ा ही है, ठीक है, मेडिको लीगल थोड़ा ही है, इलाज होगा। लेकिन जब मेडिको लीगल केस होता है तो आपका एग्जामिनेशन भी होगा, इलाज भी होगा, दोनों काम होंगे। मेडिको लीगल यानी कंप्लेनेंट ये कह रहा है, इंजर्ड ये कह रहा है कि उसके शरीर पर जो चोटें हैं वे किसी अपराध के कारण हैं, तो फिर वे चोटें किस नेचर की हैं, मीनिंग देयर बाय, सिंपल है, ग्रीवियस, ये पता लगना चाहिए, क्योंकि चोटों की दो प्रकृति है कानून के मुताबिक। वे कितने समय पूर्व की हो सकती हैं ताकि इंजर्ड जिस समय उनका आना बताता है उस समय वे आएंगी भी या नहीं, उस प्रकार की चोटें किस प्रकार से आ सकती हैं, इन सब विषयों पर राय आनी जरूरी है। इसलिए पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है मेडिको लीगल केसेस में और फिर उनका इलाज होगा, ठीक है। तो उसके लिए बता रहा है कि when a medico legal case is brought by the police to an outlying dispensary, outlying dispensary मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर है, the medical officer of the dispensary should give the necessary first aid, सबसे पहले तो आप फर्स्ट एड देंगे, and decide whether it is a fit case to be transferred to the Sadar hospital or whether the required treatment is available at the outlying dispensary, ठीक है। पुलिस अगर उसे लग रहा है कि सीरियसली इंजर्ड है और यात्रा करने में सक्षम है तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, वो तो ऊपर ही कह दिया। सीरियसली इंजर्ड है, यात्रा करने लायक नहीं है तो मुफस्सिल डिस्पेंसरी, कम घायल है तो भी मुफस्सिल डिस्पेंसरी, ठीक है। तो मुफस्सिल डिस्पेंसरी जब आप ले जाओगे देन द वुंडेड पर्सन, ठीक है, विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द doctor which is appointed at there. Then what will be the duty of the doctor? Now they are explaining that and they are saying that you must give the first aid and after that you should decide because you are a medical expert. पुलिस मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, उनके निर्णय गलत भी हो सकते, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल डिसाइड दैट इट इज द फिट केस, इज इट ए फिट केस टू ट्रांसफर
फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सदर हॉस्पिटल, ठीक है। यदि आपको लगता है हाँ तो ट्रांसफर कर दीजिए। और वेदर द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एट द आउटलाइन डिस्पेंसरी, अगर जो भी उपचार अपेक्षित है वो आपके यहां मौजूद है तो फिर वहां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं भी है। लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड है, नहीं है, लेकिन उसे जिस इलाज की जरूरत है वो यहां नहीं है, आउटलाइन डिस्पेंसरी पे, ठीक है। सांप से कटवाया गया है, कुत्ते से कटवाया गया है, बहुत सीरियसली इंजर्ड नहीं है, लेकिन रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं, एंटीवेनम ही नहीं है, ठीक है। अभी सीरियस नहीं है लेकिन हो जाएगा किसी भी क्षण सीरियस, तो इट इज अ फिट केस दैट इट शुड बी ट्रांसफर टू द सदर हॉस्पिटल, ठीक है ना आपका। इन द फॉर्मर केस द मेडिकल ऑफिसर विल एडवाइज द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एस्कॉर्ट to the take patient to the Sadar hospital by the quickest possible means of transport, and the patient will be given the necessary treatment there. जो पुलिस का कर्मचारी एस्कॉर्ट कर रहा होगा, यानी जो लाया होगा, उसे वो कहेगा क्विकेस्ट, जो जल्द से जल्द आपको पहुंचा सके उस यातायात के साधन के माध्यम से आप चले जाइए। आगे कहता है वैसे ही कि पोस्टमार्टम, जैसे एफआईआर हो रही थी वैसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और ये जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन्होंने किया है, हमने कहा ना कि जब इनके पास प्रस्तुत किए जाएंगे तो सारी चीजें ये तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैसे आई चोटें, कितनी पुरानी हो सकती, क्या होगा, तो सारी रिपोर्टें ट्रिप्लिकेट कॉपी ओरिजिनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो अल्टीमेटली किसके पास आ जाती है, आईओ के पास, डुप्लीकेट जो लेकर गया है सिपाही उसको, और ट्रिप्लीकेट इनके रिकॉर्ड में। कहता है द मेडिकल ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इंजरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन ट्रिप्लीकेट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थ्रू द नॉर्मल चैनल, ठीक है, जो उनका नॉर्मल चैनल होता हो उसके माध्यम से भेज दी जाएगी। द डुप्लीकेट कॉपी विल बी हैंडेड ओवर इन a sealed cover to the constable accompanying the injured or dead body, and the third copy will be retained by the medical officer as a office copy if in course of investigation it becomes necessary. रिपोर्ट के अध्ययन से अपराध के अन्वेषण के संबंध में बहुत सारे निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर को मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकते हैं और उससे उन बिंदुओं पर जिन पर बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, स्पष्टीकरण यह भी प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर करके वहां कोर्ट में डिफेंस कहता है डॉक्टर साहब का बयान आपने नोट किया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो होता है वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का होता ही है या सब इंस्पेक्टर होता ही है। कई बार वो कह देते नहीं, तो उन्हें बड़ा डर लगता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को ये कहने में कि हमने डॉक्टर का बयान नोट नहीं किया था, जबकि कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पुलिस रेगुलेशन देखा ही नहीं होता है। क्योंकि यहां कहता है इफ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन it becomes necessary to seek information on certain points pertaining to the injury or postmortem report, the superintendent of police may depute an officer not below the rank of sub-inspector of police with a written letter of request to obtain such information from the medical officer who had prepared the injury or postmortem report. The medical officer shall supply the information and keep a record of such replies. ठीक है, नहीं किया, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी, ऐसे कोई बिंदु ही नहीं थे, और अगर ऐसे बिंदु हो तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस भेजेंगे, ठीक है। नॉर्मली वो रिटर्न ऑर्डर आईओ के लिए ही कर देते हैं, क्योंकि वो तो किसी को भी भेज सकते हैं, आईओ कर ही रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो जाकर के ले लेता है। तो कई बार
बयान डॉक्टर का नोट भी होता है और कई बार नहीं भी होता है, दोनों बातें होती हैं। 145 कहता है कि प्रत्येक थाने पर स्ट्रेचर होगी, ठीक है, और आपका एक शेल होगा, शेल माने कवर, ठीक है, घायलों को, मृतकों को, अब तो सब जगह एम्बुलेंस हो गई, ठीक है, अब तो एम्बुलेंस रहती, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और आ गए। लेकिन जिस समय ये बना उस समय तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए 145 कहता है ए शेल फॉर द कन्वेंस ऑफ कार्पसेस यानी लाशों के परिवहन के लिए, एंड ए कवर्ड स्ट्रेचर फॉर कैरिंग वुंडेड पर्सन, ठीक है, एक स्ट्रेचर घायलों को लाने ले जाने के लिए, आर प्रोवाइडेड फॉर ईच पुलिस स्टेशन, प्रत्येक थाने पर ऐसा रहेगा। लेकिन अब तो सब जगह एम्बुलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग ऑल रेलवे पुलिस स्टेशन, जो जीआरपी के स्टेशन है वहां भी रहेगा। द शेल्स फॉर द डेड बॉडी मस्ट नेवर बी यूज फॉर कैरिंग वुंडेड पर्सन, ठीक है, जो लाशों के वहन के लिए वहां, उसमें आप कुपात व्यक्तियों को नहीं ले जाएंगे। द कवर्ड स्ट्रेचर शुड बी ए कॉमन कंट्री चारपाई and dull poles attached in the usual way and a blanket thrown over the pole for shade। उसने बताया कि यूजुअल चारपाई को भी यूज किया जा सकता है, उसमें पोल लगाकर और उसके ऊपर ब्लैंकेट आप कंबल डालकर लाएंगे ताकि छाया रहे। तो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे कहता नो पर्सन में बी सेंट फॉर द पुलिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट हिज विल। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए राजी नहीं हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आप ही के मुकदमे को कमजोर करेगा। भाई आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए राजी क्यों नहीं है, ठीक है, अन्वेषण कर रही पुलिस, आप कहते हैं हम तो कराएंगे ही नहीं मेडिकल, तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ठीक है, हम अन्य साक्ष्य एकत्र करेंगे, मत कराइए आप। लेकिन ये आप ही को फिर दिक्कत देगा, ठीक है। तो कहता है नो पर्सन मे बी सेंट बाय द पुलिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट हिज विल। इफ ए वुमन इन ए पुलिस केस डिक्लाइन टू बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर, शी वुड बी सेंट टू द लेडी डॉक्टर इन चार्ज ऑफ द लोकल Dufferin hospital, who shall personally examine her and give evidence in the court if and when required to do so। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कोई स्त्री कहती है कि हमारा लेडी डॉक्टर से ही होना चाहिए, चाहे खोपड़ी ही फूटी है, ऐसे बड़े बड़े मूर्ख होते हैं। क्योंकि एक दिन हम एक डॉक्टर साहब के यहां खड़े दवाई ले रहे थे, एक महिला घुसने लगी तो जो कर्मचारी खड़ा हुआ था तो सिर्फ रोक दिया ऐसे छू करके। अरे वो तो रोने लगी, बोले हमें छू लिया। अरे अंकल तुम हो क्या हो भाई, बोली वो तो हमने स्कूटी खरीद रखी इसलिए कोई हमें छुए ना। अरे तो हमने कहा कि गुस्सा तो हमें इतनी तेज आई कि इनसे कहें कि फिर तो एरोप्लेन पे चला करो। अरे भाई कोई क्या हो, तो ऐसे तो बेवकूफ हैं। अरे भाई तुम बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, अरे ये तो होगा ही होगा। इंटेंशनली कोई छुए वो बात अलग हुई, यूजुअली किसी ने छू लिया, बोले अरे साहब तो ऐसे से गधे हैं, इसीलिए ऐसे गधे 1860 उस समय तो और ज्यादा रहे होंगे, ठीक है। तो जो है इसीलिए लिखना पड़ा कि खोपड़ी फूटी है, लेकिन वो कह रहे हम कराएंगे नहीं जेंट्स डॉक्टर से, तो लेडी डॉक्टर, ठीक है। और उसकी ड्यूटी होगी कि जब भी कोर्ट रिक्वायर करे तब वो एविडेंस देने जाएगी, और ये उसकी पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, ये लिखा है इसमें। उसके लिए कोई अलग से, उसने लेडी का मेडिकल किया, इसके लिए अलग से उन्हें कोई फीस मिले ये नहीं होगा। हाँ, जब साक्ष्य देने जाएंगी तो अगर जो टीएडीए है वो उनका मेडिकल मैनुअल जो कहता होगा उस हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। तो ये आपका पुलिस रेगुलेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान घायलों, मृतकों और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल या अपराध के साक्ष्य के तौर पर संकलित मटेरियल है
ठीक है, उसका ड्यूरिंग ट्रायल साक्ष्य के रूप में किस किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसके संबंध में डिटेल्ड सारी चीजें बताई गई। क्योंकि डेड बॉडी उसे भी अपराध साबित करने के लिए उपयोग किया जाएगा पीएम के माध्यम से। घायल व्यक्तियों के शरीर पर मौजूद चोटों उनका भी उपयोग करेंगे। जो कुछ बरामद हुआ उसका भी केमिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन करा के जो साक्ष्य हासिल होगा उसे अपराध सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाएगा। लेकिन कैसे इसका उपयोग किया जाए, इसके संबंध में सारे पैरास। अब कह रहा है अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी। जो पैरा है, जो चैप्टर है, वो ये बताएगा गिरफ्तारी कैसे हो, बेल कब कब देंगे आप, ठीक है, और अभिरक्षा ये किस प्रकार से तय होगी। आपको मालूम है एसएचओ 437 में बेल देने के लिए अधिकृत है। 437 सीआरपीसी, बीएनएसएस की बात नहीं कर रहा। उसमें शायद 489 होगा, 79, शायद 479 होगा। हाँ, 479 नहीं, या 480 होगा। 479 में 436, यानी जो पहले 436 है वो 479 हो गए, और जो 437 थे वो अब 480 हो गए। ठीक है, ऐसे करके हुआ होगा। जो पहले 336A थी वो 481 हो गई होगी। ठीक है, ऐसे करके होगा, जो भी हो, हमें ध्यान नहीं। तो वहां जो एसएचओ है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है, और जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें उसे बेल देनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों केसेस में वो बेल दे सकता है। एक ही प्रतिबंध लगा है कि यदि उसका यह विश्वास है कि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, तो वो 437 सबसेक्शन 1 में बेल नहीं देगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। यानी एसएचओ इन बोथ केसेस जमानत देने के लिए अधिकृत है, चाहे मामला जमानती हो और चाहे अजमानती हो। हाँ, सजा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीरियस है ऑफेंस, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये एक दंड के रूप में प्रोवाइड है, तो एसएचओ नहीं देगा। तो कब उसे बेल देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और एसएचओ सब गिरफ्तारियां खुद कर भी नहीं लेगा, वो आमनी प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। तो कब गिरफ्तारी हो, कैसे हो, क्या हो, ये सारा इस चैप्टर की विषय वस्तु है। आपको मालूम है कि सबसेक्शन वो आपका सीआरपीसी में सेक्शन 41 था, सब सेक्शन 2 था, और अब सेक्शन कितना हो गया 35। अब 35 ही तो है, 36 है, 36 नहीं 35 है। ठीक है, 35 सबसेक्शन 2 वो ये कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने में स्वयं सक्षम है तो वो किसी अन्य पुलिस ऑफिसर से यह अपेक्षा कर सकता है कि उसकी ओर से वो उसे गिरफ्तार कर ले। ठीक है, रिटर्न अपेक्षा उसे करनी होगी, और उस अपेक्षा में उसे कारणों का उल्लेख करना होगा कि क्यों वो गिरफ्तार कराना चाहता है। तो यहां हम देखेंगे कि ये रिटर्न अपेक्षा पुलिस ऑफिसर सिंपल एक रेडियोग्राम भेजकर, ठीक है, ये भी कर सकता है, ये पर्याप्त माना जाएगा। वहां तो सिर्फ इतना ही कहा ना, लिखित आदेश ये होना चाहिए। और ये सचो, ठीक है, वो भी आपका सेक्शन शायद 55 था, उसमें किसी से अपेक्षा कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, और जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो भी किसी से गिरफ्तार करा सकता है। और फिर लिखा है कि जब भी गिरफ्तार किया जाए तो अविलंब उसे एसएचओ के सामने लाया जाएगा। ये सारी चीजें वहां लिखी हैं, उसी के संबंध में यहां व्यवस्था की गई है।
ठीक है, तो आप देखें 147 कहता एनी पुलिस ऑफिसर में काज एनी पर्सन whom he is empowered to arrest under section 41 subsection 2 of the code of criminal procedure to be arrested by giving to any other police officer enrolled under the police act the information which will justify that officer in making the arrest in the exercise of his own power under the section। तो कोई बात ही विशेष नहीं लिखी है, सामान्य बात लिखी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने के लिए अगर सक्षम है तो वह ऐसे किसी भी पुलिस ऑफिसर से जो 1861 के पुलिस एक्ट के मुताबिक किसी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है, उसे लिखित आदेश दे लिखित अध्यपेक्षा, आदेश तो नहीं, लिखित अपेक्षा कर सकता है कि वो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। उस लिखित अपेक्षा में कारण दिए जाएंगे जो गिरफ्तारी को न्यायोचित बना रहे हो, कोई विशेष बात ही नहीं है, सामान्य सी बात है, ठीक है। फॉर द पर्पज अ टेलीग्राम मे बी कंसीडर्ड टू फर्निश क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन हैविंग बीन कंसर्न इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। खाली एक टेलीग्राम अगर वो दे देता है कि हम उसको गिरफ्तार कर लो तो ये पर्याप्त माना जाएगा। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन और एनी ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 of the code of criminal procedure may also cause any person whom he is empowered to arrest under section 41 subsection 1 to be arrested by issuing an order in writing under section 55 to any officer subordinate to him। अब जो 35 सबसेक्शन 1 हो गया जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जिन स्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है उन स्थितियों में किसी को गिरफ्तार करना है तो जो एसएचओ है या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी किसी पुलिस ऑफिसर से अपेक्षा कर सकता है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन में सिमिलरली इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग अंडर सेक्शन 55 अगेंस्ट एनी पर्सन होम ही इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 55, ठीक है। तो वो सीधी बात है, एसएचओ और वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर सब कर सकते हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं। 147 से ये किससे, एमएलए एमपी चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, चाहे विधान परिषद के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, किस प्रकार से गिरफ्तार किए जाएंगे सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर दिया है। 147 से काफी बड़ा है, वे अपराध के आरोप पर गिरफ्तार हुए, वे दोषित हो गए, ठीक है, वे वारंट पर गिरफ्तार हुए, ठीक है, वे निवारक निरोध में रखे गए। गिरफ्तारी तो कई प्रकार की है, तो किसकी ड्यूटी होगी? तो निवारक निरोध में रखा गया तो किसकी ड्यूटी है? दोषित किया गया तब किसकी ड्यूटी है? ठीक है ना। वारंट पर गिरफ्तार हुए तो किसकी ड्यूटी है? सिविल आदेशिका के निष्पादन में, क्योंकि मानिए किसी मामले में साक्षी है तो साक्षियों के वारंट हो सकते हैं, ठीक है, या आपका निर्णित ऋणी है, ठीक है, तो निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी ये भी हो सकती है डिग्री के एग्जीक्यूशन में। निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ये भी हो सकती है सिविल आदेशिका के निष्पादन में। तो विभिन्न स्थितियों में अगर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी कि हाउस के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जैसे राज्यसभा की दशा में, राज्यसभा सदस्य की दशा में वो सभापति जो उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा सदस्य की दशा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद की दशा में क्रमशः अध्यक्ष और सभापति, इन्हें सूचित किया जाएगा। किन किन तथ्यों से सूचित किया जाएगा? एक तो गिरफ्तारी के तथ्य से कि गिरफ्तार कर लिया, क्यों किया इस तथ्य से,
कहां रखा है इस तथ्य से? क्या जमानत स्वीकार हो गई, ये छोड़ दिया गया इस तथ्य से भी, ठीक है। और यहां जो उनके अधिकार, अगर मानिए वो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार दे भी रहे हैं, ठीक है, जैसे वो ये कह रहे हैं कि इस समय और यहां गिरफ्तार नहीं करोगे, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस समय और यहां को छोड़कर कहीं भी गिरफ्तार कर लोगे। लेकिन उनके जो विशेषाधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए, कहां 104 105 है शायद, 105, और आपका उनके राज्यों की विधानसभाओं के 194 होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। वहां जो अधिकार उनके दिए हैं उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, यानी उनका और इनका मिलाकर जो स्थिति बने उसे ध्यान में रखकर ही आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे। और जैसे वहां मानिए लिखा है कि विधानसभा परिसर में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो विधानसभा परिसर किसे माना जाएगा, यह भी यहां बताया गया है कि जो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर हैं उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट कर रखा होता है कि सदन का परिसर किसे मानेंगे, उसमें सचिवालय, उसमें गैलरीज, उसमें रास्ते सब शामिल माने जाएंगे। वहां भी आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा है और इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। समझाने लायक तो पुलिस रेगुलेशन में ही कुछ नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि बताने से थोड़ा ठीक हो जाता है। तो 147A आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही है और पूछ दिया जाएगा इसमें से, ठीक है, कि किसकी जिम्मेदारी है सूचित करना। वारंट पर गिरफ्तारी तो कौन सूचित करेगा, निवारक निरोध में रखा तो कौन सूचित करेगा, सारी चीजें, ठीक है। सिविल आदेश का निष्पादन में गिरफ्तार है, और कब तक सिविल आदेश का निष्पादन में गिरफ्तार नहीं होंगे, सीपीसी कहेगी, ठीक है, कि इन स्थितियों में गिरफ्तार नहीं होंगे, तो उन्हें भी और विशेषाधिकारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, सारी चीजें ध्यान में रख के ही उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये 147A आप देख लीजिएगा, ठीक है। शेष आपका कल बता देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा।